अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 4 स्टाइकियोमेट्री, इसको हम मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ते हैं। कहीं पे आप इसे स्टिशियोमेट्री कहते हैं, कहीं पे आप इसे स्टाइकोमेट्री कहते हैं या इसे स्टिचोमेट्री का नाम भी देते हैं। असल इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? दैट इज प्रोनाउंसिएशन इज ए स्टाइकियोमेट्री। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो स्टाइकियोमेट्री है। स्टाइकोमेट्रियो है क्या? दैट इज ए ग्रीक वर्ड, ये एक लातीनी जुबान का लफ्ज है। स्टाइकियोन का मतलब होता है एलिमेंट। एलिमेंट जो हमारे पास होते हैं इनको स्टाइकियोन कहते हैं। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर्स करना, यानी किसी भी एलिमेंट, किसी भी प्रोसेस के अंदर, केमिकल रिएक्शंस के अंदर एलिमेंट की मिकदार को मेजर करना, दैट इज नोन एज ए स्टाइकियोमेट्री। अब बेटा इसको हम दूसरा ये भी कह सकते हैं, दैट इज ए क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एक क्वालिटेटिव मेजरमेंट होती है। कैसे बच्चों? हमारे पास ये एक रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल ये मीथेन गैस है, CH4 है। अगर हम इसे जलाते हैं, कार्बन ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसे जलाएंगे तो इसके नतीजे में ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस बच्चों ये क्या बनेगा? वाटर बनेगा। दो चीजें हमारे पास बन रही है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर। अब ये जो इक्वेशन आपको नजर आई है दैट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये हमें बताती है अगर आप मीथेन के 16 ग्राम लेंगे, यानी इसका जो मोलर मास होता है वो 16 ग्राम है, तो इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम बनेंगे, ये इनके मोलर मास हैं। तो इस तरीके से बेटा अगर वो आपको कहता है कि मीथेन के अगर आप 32 ग्राम ले लें, 100 ग्राम ले लें, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा और वाटर कितना बनेगा, या आपके पास ऑक्सीजन आपको कितना जरूरत होगा, ये सारी रिलेशनशिप जो होती हैं दैट इज नोन एज ए स्टोइकियोमेट्री। अब इसकी हम डेफिनेशन करते हैं, ये है क्या? तो इसको हम कहते हैं इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है इन विच रिलेशनशिप, जिसके अंदर आपने सिर्फ रिलेशनशिप देखना होता है बिटवीन अमाउंट, अमाउंट कहते हैं उसके मास को, उसके वॉल्यूम को, उसके मोल्स को, बिटवीन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इसका इज स्टडीड। इसके अंदर आप इसे स्टडीड कर रहे होते हैं, इसका स्टोइकियोमेट्री। तो ये स्टोइकियोमेट्री कहलाता है। स्टोइकियोमेट्री के लिए जो बेसिक शर्त होती है वो है केमिकल इक्वेशन। क्या आपके पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। ऐसी इक्वेशन नहीं है जो बस वैसे ही आपने लिख दी, बल्कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी तो आपने इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, वरना बेटा आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? एक केमिकल इक्वेशन क्या होगी? केमिकल इक्वेशन जो होती है इट रिप्रेजेंट एक केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन करती क्या है तो आप बताओगे इट रिप्रेजेंट्स। तो ये आमतौर पर बेटा जाहिर करती है, रिप्रेजेंट्स एक केमिकल रिएक्शन, कि एक जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा उसको जहर करने के लिए जो आप चीज लिखते हैं उसे आपने केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब केमिकल इक्वेशन की दो चीजें हैं, एक को आप रिएक्टेंट कहते हैं, एक को बेटा आप प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल ये हम पानी बनाना चाहते हैं, 2H2O2 है, ये O2 है, गिव्स अस 2H2O, ये पानी बन गया। अब ये आपके पास ना एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जिसमें आपने बैलेंस किया हुआ है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन की निशानी क्या होती है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन में तीन बातें होंगी। नंबर वन कि ये जो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, ये जो आपके पास एटम्स हैं आर सेम इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, आर सेम, कि जो एटम्स होंगे इनकी तादाद हमेशा सेम होनी चाहिए इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। ये जो इक्वेशन होगी, ये जो इक्वेशन होगी इसके दोनों साइडों के ऊपर एटम्स की तादाद क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें ये 4 हाइड्रोजन है, दो ये H2 है, ये 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखें ये 4 हाइड्रोजन है। आप इधर देखते हैं तो 2 ऑक्सीजन है, इधर देखते हैं तो 2 ऑक्सीजन है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। हमारी जो इक्वेशन होती है उसका ये वाला जो हिस्सा होगा इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो प्रोडक्ट होते हैं दैट इज नोन एज ए राइट हैंड साइड। आप कैसे कहेंगे कौन सा हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड है, कौन सा हिस्सा बेटा राइट हैंड साइड है? जस्ट आप उस अपने आप को देखेंगे। अब मेरा हाथ बोर्ड में इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड वाला हाथ है तो ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, और ये बेटा आपके पास क्या होगी? राइट हैंड साइड। तो रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं और प्रोडक्ट बेटा हमारे पास कहाँ लिखे जाते हैं? राइट हैंड साइड पे। फिर बेटा हमारे पास ये जो रेशियो होती है,
ये जो हमारे पास जो होगी ये डेफिनेट रेशो होगी। डेफिनेट कहते हैं खास किस्म की रेशो होगी, डेफिनेट रेशो ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपके पास डेफिनेट रेशो होती है, डेफिनेट रेशो ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके दरमियान में बेटा एक डेफिनेट रेशो पाई जाती है। एंड प्रोडक्ट्स लाइक कंपाउंड, जैसे आपके पास जो कंपाउंड होते हैं उसके अंदर एलिमेंट की एक खास रेशो होगी, ऐसे केमिकल इक्वेशन में भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एक डेफिनेट रेशो होगी। अब देखें जैसे CH4 है, ये आपको बताता है इसमें 1:4 है। अगर आप मीथेन बनाना चाहते हैं तो हमेशा एक कार्बन लेंगे, एक एटम कार्बन का लेंगे और 4 एटम आपके पास हाइड्रोजन का होगा, तो उसे आप मीथेन कहेंगे। अगर आप कहते हैं आप कार्बन 15 ले लें, हाइड्रोजन 2 ले लें, तो वो मीथेन नहीं होगी क्योंकि उसकी डेफिनेट रेशो नहीं है। अब जो केमिकल इक्वेशन के अंदर ये जो आप लिखते हैं कोफिशिएंट जिन्हें कहते हैं, तो ये हर एक एलिमेंट की एक डेफिनेट रेशो को ये जाहिर है कर रहे होते हैं। अब ये जो बेटा हमारी लास्ट बात इसके अंदर आ रही होती है कि ये जो रेशो होगी, ये जो रेशो होगी, इस रेशो से आप क्या करते हैं, बाय यूजिंग दिस रेशो, ये जो रेशो होगी वी कैन कैलकुलेट कि हम इस रेशो की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं मास एंड मोल्स ऑफ सब्सटेंसेस, मास एंड मोल्स ऑफ सब्सटेंसेस। कोई भी जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका कितना मास है, उनके कितने मोल्स हैं, इस रेशो से आप कैलकुलेट करोगे। कैसे, देखो जैसे ये आपको कहते हैं अगर 2 रेशो यानी 2 मोल्स अगर आपके पास हाइड्रोजन के हों तो ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए, 1 मोल चाहिए, ताकि 2 मोल आपके पास वाटर बन सके। ये एक आपके पास रेशो आ गई है, जैसे किसी चीज की रेसिपी होती है। अब आपको कोई कहता है कि मैंने भाई 20 मोल वाटर के बनाने हैं, 20 मोल वाटर के बनाने हैं, मुझे बताओ हाइड्रोजन के कितने मोल चाहिए। तो आपने इसे 10 से ज़रब दिया, ये 20 बना है, 10 से बेटा आप इसे ज़रब दे देंगे, ये भी 20 हो जाएंगे। तो 20 मोल पानी बनाने के लिए 20 मोल आपको हाइड्रोजन के चाहिए, और क्योंकि ये सिंगल है तो इसलिए 10 मोल आपको ऑक्सीजन के चाहिए। तो इस रेशो से बेटा आपने मोल्स और मास जो होते हैं मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की जो होंगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमारे पास ये जो स्टोइकियोमेट्री होती है ये 2 लॉज के ऊपर डिपेंड करती है। 2 लॉज जो होते हैं ये इसको फॉलो करेगी, जिसके ऊपर इसने डिपेंड करना है। 2 कवानीन है जिसके तहत स्टोइकियोमेट्री की एक रिलेशनशिप है। पहला क्या है, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, मैटर या मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। इसका मतलब यह है कि आपके पास जो भी मैटर होता है वो कभी भी खत्म नहीं होता, ना तबाह होता है, बल्कि वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाएगा। कैसे बेटा, जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड बनाना चाहते हैं, C+O2 है, गिव्स अस CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 ग्राम है 1 मोल का। ऑक्सीजन के 1 मोल का जो मास होगा वो 16 होता है, ये O2 है तो ये 32 ग्राम होगा। जब आपने यानी 12 ग्राम कार्बन लिया, 32 ग्राम आपने ऑक्सीजन लिया, तो इसके नतीजे में इस कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और ये 32 है, ये 44 ग्राम हो गया। मतलब यह है कि अगर आपने 12 ग्राम कार्बन लिया, 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया, तो इसके नतीजे में 44 ग्राम आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। इन दोनों को जमा कर लें तो ये भी 44 ग्राम है। तो आपके पास जो रिएक्टेंट है उनका मास भी बेटा 44 ग्राम्स है, जो प्रोडक्ट आपके पास बन रहे हैं उनका मास भी 44 ग्राम्स है। इसका मतलब यह है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। जो भी रिएक्टेंट का मास होता है वही बेटा प्रोडक्ट का मास होगा। कि मास जो होता है कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये जो कार्बन है ये कोयला था, इसको जब आपने जलाया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, लेकिन दोनों का मास हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर हाइड्रोजन के केस में आप देखना चाहते हैं तो ये 4 ग्राम होगा, 4 हाइड्रोजन है 4 ग्राम होगा। ऑक्सीजन बेटा 32 होगा, 4 और 32 36 हो जाएगा। पानी के 1 मोल का मास 18 ग्राम होता है, 2 का 36, तो दोनों तरफ बेटा मास सेम है। यानी लॉ ऑफ डेफिनेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ये होता है मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म।
अब दूसरा जो हमारे पास लॉ आता है, इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, कि जो भी कंपाउंड आपके पास बन रहे होते हैं उनके एलिमेंट के अंदर, एलिमेंट के मास के अंदर एक सिंपलेस्ट रेशो पाई जाती है। तो इस लॉ को हम कहते हैं ए प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट कंबाइंड इन द सेम रेशो बाय मास। तो प्योर कंपाउंड के अंदर जो भी सेम एलिमेंट होंगे उनकी बेटा एक सेम रेशो पाई जाएगी बाई मास के लिहाज से। कैसे बेटा? देखिए जैसे आपके पास पानी है, वाटर है, H2O है। अब ये आपको बताता है कि इसमें दो एटम जो होंगे वो हाइड्रोजन के हैं और एक एटम जो होगा वो ऑक्सीजन है, और एटम के लिहाज से ये इनकी रेशो है 2:1। अब हम मास के लिहाज से इनकी रेशो निकालते हैं, वो कितनी होगी? अब हाइड्रोजन का मास जो है वो 2 है और ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 है। तो ये आपको बताना चाहता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 ग्राम हाइड्रोजन के होंगे और 16 ग्राम क्या होंगे? ऑक्सीजन के होंगे। मजीद इससे सिंपल कर लें तो 1:18 होगा। तो ये आपको बताना चाहता है कि पानी के एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो होती है वो 1:8 होगी बाई मास के लिहाज से। ऐसे बेटा अगर आपने मीथेन को देख लें, CH4 को देख लें, तो ये आपको बताना चाहता है इसमें एक कार्बन होगा और 4 बच्चों इसमें हाइड्रोजन के एटम होते हैं, तब मीथेन बनते हैं। तो ये आपके पास रेशो होती है भाई एटम्स के लिहाज से। अब हम इसकी रेशो निकालते हैं भाई मास के लिहाज से। इसका एटॉमिक मास 12 है, इसका एटॉमिक मास बेटा 4 होगा। तो ये अगर 4 4 एकम 4 4 3 12, तो ये 3:1 है। ये आपको बताना चाह रहा है कि मीथेन का जो एक मॉलिक्यूल होगा इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की जो रेशो होगी वो 3:1 होगी। इसी तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ले सकते हैं, जैसे आपके पास अमोनिया है, इसको ले लीजिएगा। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 14 है और हाइड्रोजन का ये 3 होगा। तो ये आपको बताना चाहता है कि इनके अंदर जो मास के लिहाज से रेशो होगी वो 14:3 होगी। तो आज के लेक्चर के अंदर सिर्फ हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना था। कल से बेटा हम मजीद इस चैप्टर को आगे की तरफ कैरी ऑन करेंगे। बेस्ट विशेस, गुड लक, अल्लाह हाफिज बच्चों।